बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप लोगों तक जो दुनिया के हालात और वाक़यात हैं उसका तबसरा और तज्ज़िया पहुँचाती रहूँ। हालिया दिनों में जो एक अहम तरीन मामला हुआ है वो बांग्लादेश के इंतखाबात हैं, और इन इंतखाबात के नतीजे में मंजर आम पर जीतने वाली जमात का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इस पार्टी के हवाले से ज़ाहिर आगे जाके प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ख़ुद अगर मैं बात करना चाहूँ तारिक रहमान साहब की, तो इनका जो सियासी पस मंज़र है वो बहुत मजबूत है। इनके वालिद वालदा और दीगर ज़ाहिर सारे मामलात का, फिर इन्होंने एक बड़ा अरसा एग्ज़ाइल में गुजारा। लेकिन जो बुनियादी बात आज हम यहाँ करना चाहते हैं वो ये कि बांग्लादेश के हालिया इंतखाबात का अमल मुकम्मल होने के बाद कुछ नई चेमागोइयाँ शुरू हुई हैं। अभी मेरे ख्याल अगर फुटेज में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं याद दिला दूं आपको कि खालिदा ज़िया का जो हालिया इंतकाल के बाद उनके फ्यूनरल में पाकिस्तान से जो स्पीकर असम्बली हैं, नेशनल असम्बली, एयाज सादिक साहब वहाँ गए थे, और इंडिया से भी मेरा ख्याल है जयशंकर साहब ने वहाँ पर उनके फ्यूनरल में जाकर वहाँ पर न सिर्फ ये कि अपने कंडोलेंस का इजहार किया था। ये तो ज़ाहिर एक सेरेमोनियल चीज़ हो गई है, ये सारा चलता रहता है दुनिया में सिलसिला। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक बहुत ही, क्या कहूँ, इसको लीथल कॉम्बिनेशन भी कहा जा सकता है जी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और इसके बाद कहा भी गया था कि अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, और मैं ठीक हूँ, बस इतना ही मुसाफे की हद तक बात हुई थी, इससे ज्यादा बात आगे नहीं हुई थी। लेकिन ये जो ट्राइका है, यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, इस वक्त बांग्लादेश के इंतखाबात के बाद ये सवाल है कि ये पाकिस्तान के लिए कितने अहम साबित हुए इंतखाबात, और खुद इंडिया इसमें से क्या हासिल करने की कोशिश कर सकता है। गो कि हमारी इत्तलात के मुताबिक रॉ ने एक मरतबा फिर बड़ा पैसा लगाकर यहाँ पर चीजें करने की कोशिश की, इक्का दुक्का वाकयात भी बांग्लादेश के अंदर हुए। लेकिन क्या हकीकी तौर पर जेनजी के बयानिए की जीत हुई है, इस पर बात करना अहम है। और साथ साथ जरा बात करेंगे कि आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब को आज सुना, वो एक मरतबा फिर दोहरा रहे हैं कि ईरान की रिजीम चेंज बहरहाल उनका शायद एक देरीना ख्वाब है, जिसको वो शर्मिंदा ताबीर करने में आगे भी हैं और करना भी चाहते हैं। जरा इस पर बात करेंगे। और एक मरतबा फिर आज मैंने एक आलमी जरीदा जो है एशिया टाइम्स, उसकी एक रिपोर्ट देखी है अफगान रिजीम के हवाले से। उसमें उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है कि IS के तमाम ठिकाने न सिर्फ ये कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, बल्कि न सिर्फ ये, बल्कि जो इस वक्त मौजूदा अफगान रिजीम है ये उसकी पूरी तरह पुष्टपनाही भी कर रही है। ये सारी रिपोर्ट ये कह रही है कि ये सारा मामला सिर्फ एक खित्ते का नहीं है, यानी ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान के लिए मसला नहीं है, पाकिस्तान के लिए मसला नहीं है, बल्कि ये आलमी दुनिया के लिए मसला है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि कहा तो ये जाता है कि खवातीन का तारुफ है, लेकिन आज हमारे मेहमान खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद से कराची तशरीफ लाए हैं, और हमारी बड़ी एजाज़ की बात है कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमेशा हमारा साथ देते हैं तबसरों तज्जियों पर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, एंड वेलकम टू कराची। थैंक यू वेरी मच। कराची हमेशा बेस्ट हॉस्पिटैलिटी देता है। थैंक यू सो मच। हम जरूर आपसे आगे बात भी करेंगे कराची की। और हमारी बड़ी अच्छी साथी जो कराची में ही होती हैं, अक्सर जूम पर भी हमसे राब्ते में रहती है, नगमाना हाशमी साहिबा, इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, वाया जूम मुझे ज्वाइन करिए। नगमाना, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस मैडम, शुक्रिया बहुत बहुत। Thank you very much for inviting me. Thank you. And जबून अहमद सहाफ़ी हैं बांग्लादेश से। जबून, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वाया जूम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एंड होपफुली आपसे बांग्लादेश के इलेक्शंस के हवाले से हमने बिल्कुल पूछना है, लेकिन मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद है, मैं जरा उनसे आगाज करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, ये जेनजी की जीत भी कही जा रही है, लेकिन मुझे याद है कि जिस तरह से शेख हसीना वाजिद का पूरा जो स्पेल आया था, जिस तरह उन्होंने इंतखाबात करवाए, वो इंतखाबी अमल भी याद है, जिस जबर के साथ हुआ, फिर उनका तख्ता जिस तरह उल्टा वो भी, लेकिन उसके फौरन बाद एक कश्तो खून भी बहरहाल बांग्लादेश की सड़कों पर बहा। क्या आप समझते हैं कि जमहूरियत की जीत हुई है, बंगाली अवाम की जीत हुई है, या उस जेनजी सोच की जीत हुई है जो बहरहाल सारे ही कंपोनेंट्स को इकट्ठा करने में कामयाब रही है एज फार एज द इंतखाबात कंसर्न्स? मैं अमेरिका में एक कोर्स कर रहा था, सिक्योरिटी पॉलिसी मेकिंग, बैक इन 2006। उस वक्त हिलरी क्लिंटन उठ रही थी इलेक्शंस के अंदर। राइट। उस वक्त मैं लोगों से तासुर लेने की कोशिश कर रहा था कि हिलरी क्लिंटन बहुत पॉपुलर थी, तो क्या वो इलेक्शंस विन करेंगी, बिकॉज डेमोक्रेट्स की हुकूमत थी और अभी डेमोक्रेट्स दे वर इन पावर। उसके बाद ये इलेक्शंस हो रहे थे, तो वहाँ पे जो उन्होंने जवाब दिए उसमें एक रीज़न उन्होंने ये बताया था कि चूंकि जब एक पार्टी पावर में होती है तो उसके बाद दोबारा हम उसे लाने की नहीं कोशिश करते, बिकॉज ज़्यादातर अगर पार्टी पावर में रहे तो वो करप्ट हो जाती है।
اور یہ ریئلسٹ پیراڈائم میں ہم کہتے ہیں کہ پاور میکس یو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور میکس یو ایبسولوٹلی کرپٹ. سو واز دا کیس ود حسینہ واجد اور ان کی حکومت کے ساتھ. تو ایک ریئیکشن تھا اور میری ایکسپیکٹیشنز یہی تھی کہ بی این پی آئے گی پاور میں. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو سٹیزنز پارٹی ہے، جو نوجوانوں کی پارٹی ہے، جنہوں نے اتنا انقلاب لے کر آیا، حسینہ واجد کی رجیم کو چینج کیا، اس نیشنل سٹیزن پارٹی اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی. اب ان کے پاس تجربہ نہیں تھا. جب آپ الیکشنز لڑ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے آپ کو ایکسپیرینس چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کی ٹیکنیکس بہت ساری ہوتی ہیں. پھر لوگوں کا بھی غالباً یہ آئیڈیا تھا، جو ہم مختلف انٹرویوز لیتے تھے، وہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ چونکہ وہ ینگسٹرز ہیں، ابھی ان کو ایکسپیرینس لینا ہے، تو ان کا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ فوراً آئیں گے. تو بی این پی واز دا بیسٹ آپشن. اور جماعت اسلامی گو کہ انہوں نے سیکنڈ اچھی سیٹیں لی ہیں اپنی تاریخ میں، سب سے اچھی لی، اور بیسٹ اپنی اس وقت میرے خیال میں اپوزیشن کو لیڈ بھی وہی کریں گے. لیکن جماعت اسلامی بہرحال ایک رائٹ ونگ پالیٹکس ہے، اور سب کانٹیننٹ کے اندر جو رائٹ ونگ پالیٹکس اسپیشلی بنگلہ دیش اور پاکستان کے کیس کے اندر، ان کو کوئی خاص اتنی زیادہ پذیرائی بھی نہیں ملتی، ایکسیپٹ یہ انڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ جو ہندوتوا، جس کو میں مدتوا کہتا ہوں، انہوں نے ایک گراؤنڈ کو گین کیا، اور وہ جو گراؤنڈ جس انداز سے گین کیا ہے، اس کے اندر بھی بزنس ٹائکونز ہیں، میڈیا گروپ اس کے اندر شامل ہیں. وہ پورا ایک نیریٹو انہوں نے کنسٹرکٹ کیا، جس کے بارے میں اوے شکلا کہتا ہے کہ یہ ایکسپینشن آف بفر زون ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن یہ جمہوریت کی جیت ہے. اور چاہے سب کانٹیننٹ ہو یا یورپ ہو، ایک پولیٹیکل پارٹی زیادہ دیر اگر پار میں رہے گی تو وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. انفیکٹ لوگ چینج چاہتے ہیں، اور یہ انسان کی نیچر میں، اور اگر چینج انسان کی نیچر میں نہیں ہوتا تو 1,24,000 نبی نہیں ہوتے. ابلیس ایک ہے لیکن نبی 1,24,000. اچھی بات کہہ دی ہے نغمانہ ہاشمی صاحبہ. what do you think طارق رحمان صاحب مطلب ایک لمبا عرصہ ایگزائل میں رہنے کے بعد، پھر حالیہ دنوں میں خالدہ ضیاء صاحبہ کی ظاہر انتقال کے بعد ایک الگ طرح کا سمپتھی ووٹ بھی میں کہہ سکتی ہوں، another way شاید اس نے بھی سپورٹ کیا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک مضبوط سیاسی پس منظر رکھنے والے طارق رحمان بنگلہ دیشی عوام کے معیار پر، بنگلہ دیش کے حالات اور واقعات اور اس کے چیلنجز کو کوپ اپ کرنے میں کامیاب رہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کا جواب دوں سوال کا، بعض کا چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ٹیلنگ ہوتی ہیں. یہ طارق رحمان صاحب جو ہیں، ان کے والد آپ کو پتہ ہے پاکستانی فوج کے افسر تھے، اور ان کی پیدائش بھی لاہور کے CH میں ہوئی تھی. تو ان کا بڑا ایک اسٹرانگ پاکستانی کنیکشن ہے. وی شوڈ نیور فرگیٹ دیٹ. دوسرا یہ کہ اٹس آلسو ویری انٹرسٹنگ کہ یہ 35 سال بعد پہلے میل پرائم منسٹر ہوں گے بنگلہ دیش کے. پچھلے 35 سال میں خواتین ہی مطلب آتی جاتی رہی. صحیح. تو دس از آلسو ویری سگنیفیکنس ہے. اچھی بات کی ہے نغمانہ، اچھی بات. تو having said that، دیکھیں جہاں تک بنگلہ دیش کے الیکشنز کا سوال ہے، یہ شروع ہی سے لوگ کہہ رہے تھے جو بنگلہ دیش کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ شاید بی این پی جیتے گی. لیکن اس میں جو ڈفرنس آف اوپینین تھا، اور جو شروع میں لگ رہا تھا کہ شاید 4-5 پوائنٹ سے جیت جائے، اس سے زیادہ شاید اپوزیشن میں ان میں ڈفرنس نہ ہو، شاید جینزی اور جماعت اسلامی جب یہ مل جائیں گی 14-15 جماعتیں زیادہ سیٹیں لے لیں. لیکن اس میں شک نہیں تھا کہ بی این پی جیتے گی. ٹورڈز دی اینڈ آف دا الیکشنز 2-3 دن پہلے بہت تیزی سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ شاید 60-70% ووٹ یہ لے لے بی این پی والے. اور اس کی دیکھیے پرانی جماعت ہے، بیلنس جماعت ہے، ایکسٹریمسٹ نہیں ہے کسی بھی انداز سے. لیکن اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ بھی ہے. دیکھیے، نیشنل عوامی پارٹی تو بین ہو گئی، لیکن ان کے ووٹرز تو ہیں وہاں، اور ان کے ووٹرز کے لیے بھی دیکھیں چوائس چاہیے. اب ان کے پاس کیا چوائس تھی کہ یا وہ بائیکاٹ کر دیتے، جو کہ دیکھیے نہیں ہوا، کیونکہ بہت اچھی یہ بہت اچھی بات ہے. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. وہ کس کو انہوں نے ووٹ دیے؟ ان کے لیے اور انڈیا کے لیے یہ تو نائٹ میئر تھا کہ جماعت اسلامی آ جائے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بھی اپنا ووٹ جو دیا ہے زیادہ تر نے وہ بی این پی کو دیا ہے. تو وہ ایک ایز اے سینٹرسٹ پارٹی بن کے ابھرے ہیں. اور اگر آپ ان کا پہلا اسٹیٹمنٹ دیکھیں،
और खास तौर पे आज जो उनके फॉरेन मिनिस्टर डेजिग्नेट का स्टेटमेंट है, तो उसमें 4-5 बातें मोटी मोटी मैं बताती चलूं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टेलिंग है कि उनकी डायरेक्शन या ओरिएंटेशन बांग्लादेश की अब क्या होगी। सबसे पहले तो उन्होंने बात की है बांग्लादेश फर्स्ट की, जो आजकल एक बज़वर्ड भी बना हुआ है, और उसके साथ ही वो जो दूसरा बज़वर्ड है कि जी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि वो किसी के भी प्रेशर में आए, या चीन के या अमेरिका के या इंडिया के, ठीक है। और इंडिया पे खास तौर पे उन्होंने वजाहत की है कि जी हम उनके साथ कॉन्फ्रंटेशनल जो है वो रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, हम उस रिलेशनशिप को मैनेज करना चाहते। वो ये नहीं कह रहे कि जी हमने कोई बहुत ज्यादा बढ़ के दोस्ती करनी है, बट ये कि इस रिलेशनशिप को हमें मैनेज करना है, और एडवर्सोरियल रिलेशनशिप हम नहीं चाहते। इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत अहम बात कही है कि वो रीजनल रीसेट चाहते हैं, यानी जो उनके रिलेशनशिप बाकी साउथ एशियन कंट्रीज से हैं उनको वो मजबूत करना चाहते हैं। अच्छा, नगमाना, आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, मुझे कहा जा रहा है कोई एक इंपॉर्टेंट लेना है फौरी तौर पर, फिर मैं जबून की तरफ आऊंगी, बट इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। जमात इस्लामी का तस्करा हो रहा है यहाँ कराची में, और पाकिस्तान की जो जमात इस्लामी है वो सिंध असेंबली की बार धरना दे रही है। उधर जो जमात इस्लामी है उसने मारकर सरंजाम दिया है आम इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करके ऑपोजिशन का किरदार निभाने का। जबून साहब, ये फरमाइएगा कि यूरोपीय यूनियन के जो मुबस्सिर मिशन के सरबराह थे, उन्होंने आज, बल्कि मेरे ख्याल गुज़िश्ता रोज़ ही ये रिपोर्ट शाया हुई कि जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर बांग्लादेश के इंतखाबात को न सिर्फ ये मुनज़्ज़म इंतखाबात करार दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि मोतबर इंतखाबात का अमल लाया गया। ये फरमाइएगा कि इस सारे अमल में, जबकि ज़ाहिर जेनजीज को हम नहीं भूल सकते, और वो सारी जो तगदौ थी शेख हसीना वाजिद को हटाने की और सारा मामला, क्या वाकईतन जो वोट था वो बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट हुआ है जमात इस्लामी की तरफ, और एक बड़ा पूल जो है जेनजीज का उधर भी उसने उधर भी थोड़ा पलड़ा भारी किया है? जिबोन अहमद जी, शुक्रिया जो आपने मुझे ज्वाइन किया। देखिए, इंतखाबात अभी ख़त्म हुआ, अभी नई हुकूमत के लिए मेरे बांग्लादेश की कौम इंतज़ार में है। देखिए, टुडे बीएनपी का चेयरमैन तारिक रहमान, उन्होंने एक सहाफ़ी से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसने जस्ट खारिजी पॉलिसी के बारे में बोला, खारिजी मेरा फॉरेन पॉलिसी कैसे हो गए, एक मुल्क के साथ नहीं है, सबकी मुल्क पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, सब के साथ अच्छे खासे रिलेशन हो गए। इसके बारे में ज़्यादा उन्होंने सहाफ़ी से बात किया। देखिए, यूरोपियन और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और अदर्स जो मुल्क है, उसने बोला जी आपको वोटिंग ज़्यादा फ्री, फेयर एंड क्रेडिबल हुआ। इसके बारे में यूएसए ने बोला हम नए जो गवर्नमेंट आएंगे उसके साथ हम अच्छे रिलेशन बना चाहते हैं। अदर्स उन्होंने बोला अभी भी जो आपका जो बीएनपी को जो अक्सरियत मिल चुकी है। देखिए, जो जिंजी के बारे में आपने बोला, उससे तो ज्यादा इन्फ्लुएंस अभी भी है। देखिए, जो बिफोर जो हसीना शेख वाजिद था, उसके जो वो फरार हो गया, उसके हटने में ज्यादा इन्फ्लुएंस ये तलबा का था। तलबा का जो अलायंस है, उसका एनसीपी के नाहिद इस्लाम, वो तो जमात इस्लाम के अलायंस में है, उसको ज्यादा 4 सीट मिल चुकी है। अभी भी जमात इस्लाम जो लिबरेशन वार के बाद इतनी सीट कभी नहीं मिला जमात इस्लाम को, अब 77 सीट मिला, ये इसका विन है। अभी भी तारिक रहमान ने अनाउंस किया, हम डॉक्टर शफीक रहमान और एनसीपी के नाहिद इस्लाम के साथ हम राब्ता करेंगे, उसके साथ हम बातचीत करेंगे किस तरफ हम मुल्क चलाएंगे, किस तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं इकोनॉमी के लिए, अदर सब के लिए किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसके बारे में टुडे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसे उन्होंने सहाफ़ी को इसके बारे में ज्यादा बात किया। बिल्कुल ठीक। जब मैं आपकी तरफ आती हूँ लगमाना, मुझे बस अगर आप थोड़ा सा इसको हमारे लिए ब्रीफ कर सकें कि क्या आपको लगता है कि इंडिया में इस जीत को
वाकईतन वेलकमिंग वे में देखा जा रहा है, बिकॉज जितने मुझसे तो काफी लोगों ने कोशिश की, वहां से आपसे भी कोशिश हो रही होगी, अप्रोच कर रहे हैं वो पाकिस्तानियों को कि जरा ओपिनियन लें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंडियन पॉलिटिक्स एंड जिस तरह क्या वो बांग्लादेश के इंतखाबात को वेलकमिंग आप समझ रही हैं, देख रहे हैं, या उनको खतरा महसूस हो रहा है कि भाई अब ये अपनी एक खास एंटिटी में काम कर रहे हैं, और जैसे आपने खुद फरमाया कि वो एक बफर जोन जो है वो बहरहाल क्रिएट होगा बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? देखिए मैं Relations, yes. कहूंगी कि वो अभी भी welcoming है, लेकिन जब मैं आपकी तरफ जरूर आती हूँ, मैं जरा नगमाना से पूछ रही थी, माजरत, परेशान था कौन सा पार्टी हाँ जी। हुकूमत में आएगी। हाँ और जी। देखिए जो बिफोर जो 16 इयर्स मेरे मुल्क में कोई डेमोक्रेसी नहीं था। हाँ जी। अभी जो बिफोर जो सियासी जमात आवामी लीग को जब फिटनेस उनसे कम करता मेरे है, पास वक्त बिल्कुल उसके कम है सर, इशारों मैं पे नगमाना उन्होंने साहब बस 2 कमेंट्स ले लूं, फिर कोई आती डेमोक्रेसी हूँ, नहीं था मैं आती हूँ जबून साहब। कहने पर नगमाना, चलते थे। आप अपना इनपुट दे दीजिए मुझे प्लीज, क्या आप क्या समझती हैं? अच्छा देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो वेलकमिंग है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इंडिया में थोड़ा सा सुख का सांस उन्होंने लिया है, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि उनके लिए जमात इस्लामी का आना एक बहुत ही दुश्वार मसला हो जाता। हालांकि यहाँ ये मैं कहती चलूं और लोगों को पता होना चाहिए कि जो बांग्लादेश की जमात इस्लामी है वो उस तरह एक्सट्रीम राइट विंग जमात इस्लामी नहीं है, उनका मॉडल जरा फर्क है, क्योंकि वो कल्चरली भी काफी फर्क है जी, नगमाना। वो उसका और अर्दोगान मॉडल है। आई नो नगमाना, किसी दिन इस पर पूरा डिबेट दूसरा करेंगे। ये भी है आई कि एम देखिए- वेरी हैप्पी कि आपने मुझे वक्त दिया, लेकिन क्यों जमात इस्लामी के फर्क वाली आप बात कर रही है ना, तो मुझे बार बार IFB में बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी के धरना जो है वो इस वक्त बड़ा मुठभेड़ का शिकार हो गया। तो एक दफा और ब्रेक लें, कंटिन्यू करेंगे कुछ और इश्यूज पर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन के साथ। थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू सर। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और अब जरा हम गुफ्तगू करना चाहते हैं ये हालिया बयान जो आया है डोनाल्ड ट्रंप का, और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि वो रिजीम चेंज के लिए जो बात कह रहे हैं इसका मकसद है कि वो करना ही चाहते हैं, लेकिन ईरान की जानिब से भी मुसलसल बुनियादों पर इस बात को रद्द किया जा रहा है कि अगर ये ऑप्शन अमेरिकन पॉलिसीज का भी हिस्सा है या डोनाल्ड ट्रंप ये करना चाहते हैं तो फिर इसके नताइज पूरे खित्ते को बहरहाल उससे गुजरना पड़ेगा। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, ये शायद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मशरिक़ वस्ता के हालात की अगर हम बात करें, और फिर जब हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के तनाजुर में, आप क्या समझते हैं कि ये अब नेक टू नेक हो गया है मामला, या अभी भी आपको लगता है ये मजीद टोन डाउन हो सकता है, क्योंकि अब जो डोनाल्ड ट्रंप का गुफ्तगू करने का अंदाज है वो बहुत क्लियर हो गया है, मतलब कह रहे हैं टॉक दे आर यू नो टॉकिंग लाइक टू मच सिंस लास्ट 47 इयर्स, और वो रिजीम चेंज की बात को अब एडमिट भी कर रहे हैं। सो कैसे देख रहे हैं, क्या पर्सपेक्टिव है आपका? देखिए, पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये पैटर्न है कि वो पहले प्रेशर बिल्ड करते हैं, जैसे ग्रीनलैंड पे उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, जैसे उन्होंने कनाडा को कहा कि ये हमारा एक सूबा है, और जैसे ही वो डिवॉर्स गए तो बड़े धीमे हो गए एकदम। आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब पिछली हुकूमत थी उन्होंने कहा मैं 58 टारगेट्स करूंगा ईरान के अंदर जी, और ईरानी ने जब अपनी फोर्सेस को अलर्ट किया तो उन्होंने कहा वो बातचीत कर लेते हैं। तो ये उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ है, वो प्रेशर इंडिया के ऊपर जिस तरह प्रेशर डाला और आखिरकार उनका जो कारोबार था चाह बाहर से रशिया से उन्होंने ठप करवा दिया। अब इंडिया मोदी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ है पहली बात। दूसरा ये कि वॉर से पहले नफ्सियाती जंग होती है, ठीक बात, कि सबसे पहले ब्लिंक कौन करता है, तो लिहाजा एक तो नफ्सियाती जंग हो रही है। तीसरा जो पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ईरान और अमेरिका के दरमियान में जनरल कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन याद रखें कि उसमें स्पेसिफिक कोऑपरेशंस भी हैं। अफ़गानिस्तान में कोऑपरेशन था तालिबान की जब रिजीम गई, इराक में जब सद्दाम की रिजीम गई, उसके बाद आपको याद होगा कि जो ईरान ने अपने बिजली बेची थी इराक को और साउथ कोरिया, वहाँ से पैसे भी आए थे, तो वो अमेरिकन के बगैर तो नहीं आ सकता। तो स्पेसिफिक कोऑपरेशन कांट्रा अफेयर्स एक बड़ा मशहूर है प्रेसिडेंट रेगन के ज़माने में, ईरान और इराक की जब जंग चल रही थी। और अच्छा, इस पर एक बहुत ही स्ट्राइकिंग इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, हमारे नाजरीन को नहीं पता होगा। पाकिस्तान से कहा गया, जनरल ज़ियाउल हक से कहा गया था कि ईरान के साथ जंग करें, और जनरल ज़ियाउल, मैंने सुना और कहीं सुना है तबसरों में। जी, और जनरल ज़ियाउल हक ने इनकार किया था। हाँ। और यही वजह है कि ईरानियंस आज भी कहते हैं कि जो हमारे रिलेशनशिप जनरल ज़ियाउल हक के वक्त में थे उस तरह के रिलेशनशिप हम चाहते हैं। और फिर सद्दाम ने हाँ भरी थी, और उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक को पता था कि मेरे खिलाफ कोई साजिश होगा, इसलिए वो अमेरिकन सफ़ीर को अपने साथ लेकर तैयारे में जाते थे। तो
वो जो ईरान इराक जंग थी Interesting, उसमें एक हाँ। कांट्रा अफेयर्स हुआ था। कांट्रा अफेयर्स ये था कि प्रेसिडेंट रेगन जो थे वो चाहते थे कि जो सोवियत यूनियन ने कहा भाई हम जंग अफगानिस्तान में ख़त्म करते हैं और हम withdraw करके कम्युनिज्म पीछे, को हाँ। एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। गुरबचौफ आ गए थे, हाँ। रिफॉर्म्स लेकर आ रहे थे। बाय द वे ट्रम्प साहब भी वैसे अमेरिका के लिए गुरबचौफ गोर्बाचोव साबित ही हो साबित सकते हैं। तो उस वक्त ये हुआ था कि ट्रम्प प्रेसिडेंट रेगन चाहते थे कि जो लैटिन अमेरिका है, जी सर। जो उनका हेमिस्फीयर है, उसके अंदर जो कम्युनिस्ट जितनी भी रिजीम से उनको हम रैप अप करें। ऑलराइट, उसके लिए कांग्रेस फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं थी, तो उन्होंने हथियार बेचे ईरान को इजराइल के थ्रू। ओह माय उसको गॉड, कहते हैं कांट्रा अफेयर्स। अच्छा। और इस पे प्रेसिडेंट रेगन की इंपीच हो रही थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कॉन्फ्लिक्ट में स्पेसिफिक कोऑपरेशंस होती है नेशंस के दरमियान में। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा एक मसला उठता है हमेशा कि अगर कहीं पे कोई खबर आ जाती है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की इजराइल के ऑफिशियल के साथ कहीं थोड़ी बहुत कांटेक्ट हो गए, मुशर्रफ साहब के ज़माने में थे, तो ये हम रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। ये इस तरह नहीं होता। कॉमिटी ऑफ नेशंस में पॉलिटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं राब्ता जरूर Connectivity, होता है, हाँ, होती है। और सिग्नलिंग एक दूसरे को कर रहे होते जी। हैं कि बाज आ जाएं इससे, या ये कर लें, या ये आप अगर नहीं करेंगे तो हम भी ये नहीं करेंगे। तो वो होता है इनफैक्ट इस तरह का। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जो इस वक्त टोन अख्तियार कर रहे हैं वो इसलिए, जॉन गाल्टुंग जो स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म देते हैं उसमें ये बताते हैं कि जो सेंटर नेशन है, पावरफुल नेशन है, उसका एक स्ट्रक्चर है जिसे वर्टिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। उसमें उसको सबसर्विएंट स्मॉलर नेशन चाहिए। ईरान 79 से सबसर्विएंट रहा नहीं, चूंकि आज़ादी 3 स्टेजेस में, पहले सियासी आज़ादी हमने हासिल की, फिर माशी आज़ादी ग्रुप ऑफ 77 हमने 1970s में की, अब जीएनपी का 1% यूरोप से कहा भाई हमारे डेवलपमेंट में खर्च करें। तीसरी सकाफती आज़ादी थी, वो ईरान में आई। अब अमेरिका का प्रॉब्लम ये था कि ईरान उनकी ट्विन पिलर स्ट्रेटेजी में एक इंपॉर्टेंट पिलर था। अब वो निकल गया और वो उस सिस्टम के खिलाफ होकर खड़ा हो गया। तो उसको रोकने के लिए पहले उनकी सारी जुडिशरी मारी, फिर उनकी कैबिनेट उड़ा दी गई, फिर पार्लियामेंट उड़ा दी गई, फिर वो शहीद मुत्तरी जैसे उनके लीडर मार दिए गए। रिजीम तब भी चेंज नहीं हुई। फिर इराक के साथ 8 साल उन्होंने जंग शुरू करवाई, जो सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के कहने के ऊपर वो जंग की, फिर भी रिजीम चेंज नहीं हुई। फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, फिर भी चेंज नहीं हुई। दे नो ईरान 2000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। दे नो एलिमेंट ऑफ नेशनलिज्म उनमें बहुत ज्यादा है। उनका जो अल्टरनेटिव प्लान है वो जंग नहीं है। अच्छा, अल्टरनेटिव उनका जो प्लान है वो ये कि ईरान को 5 हिस्सों में तकसीम करना है। आजरी हिस्सा, बलोच हिस्सा, कुर्द हिस्सा, ज्यूज हिस्सा, अरब हिस्सा। और आप ये भी आपको पता है कि आज़रबाईजान और बहरीन ये ईरान के सूबे थे, और ये फिर किस तरह से अलहदा हुए नेशनलिज्म की बुनियाद पे, वो हमें उसका पता है। सोवियत ने क्या किया था ईरान से, आज़रबाईजान कैसे अलहदा किया, फिर ब्रिटिशर्स ने 1970s के अंदर किस तरह से ये बहरीन को अलहदा किया। तो आज भी एक अरबी पॉपुलेशन, एक कुर्द पॉपुलेशन, एक बलोच पॉपुलेशन, और वहाँ से ये सोरिश करने की कोशिश करेंगे। दे नो दे कैन नॉट फाइट विद ईरान बिकॉज रीजनल कंट्रीज साथ नहीं दे रहे, बिकॉज चाइना और रशिया उसके बैक पे गड़े हो गए, बैलेंस हो गया है, बिकॉज उसकी ड्रोन और मिसाइल कैपेबिलिटी खतरनाक है, बिकॉज ट्रम्प खुद मुश्किल में है अमेरिका के अंदर। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग तबसरा किया आपने डॉक्टर साहब। हमेशा की तरह मुझे बड़ा पसंद आती है आपकी गुफ्तगू, लेकिन ज़रा सा थोड़ा और ज़रा, ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट है जिस पर हम मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो रजीम चेंज करवा कर और सारे मामलात की बातें डोनाल्ड ट्रम्प साहब कर रहे हैं, इन्होंने ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया वो अफगानिस्तान से जो जिस तरह से विड्रॉल हुआ है अमेरिका का, उसने भी मेरा ख्याल है साबका जो हुकूमतें रही हैं अमेरिका की, उनकी पॉलिसीज़ को बड़ा गैर मुबहम जो हमेशा से ही रही हैं और वाज़े कर दिया है। हम आज एक जरीदे की खबर पढ़ रहे थे जिसमें एशिया टाइम्स ने लिखा कि अफ़गान रजीम जो मौजूदा है ये वही है जो पहले भी थी, जिसके लिए बाकायदा आपको पता है मुझसे बेहतर कि सारी जंग व जदल हुई और सारे लोगों ने लाओ लश्कर के साथ आपने ले जाकर वहाँ लोगों को बिठाया, बट स्टिल दे हैव सीन द सेम issues inside the Afghanistan and other way around the world. What do you think कि क्या इसका नुकसान या फ़ायदा हासिल कर सकता है खुद अमेरिका आज के हालात में भी, और कैसे कंटेन किया जा सकता है मौजूदा अफगान रजीम को? देखिए सर ना, थ्योरेटिकली स्पीकिंग आप पे जो पैराडाइम्स हैं, उस पैराडाइम में एक ऑर्डर अमेरिका ने दिया। इनफैक्ट अमेरिका को क्रेडिट जाता है कि जो एनलाइटनमेंट की जो पहली मैनिफेस्टेशन थी अमेरिका में, उस ऑर्डर ने रास्ता दिया उभरने का 2 से 4 मेजर पावर्स को। चाइना है, रशिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका। अमेरिका के लिए ये प्रॉब्लम है कि मेरे कायम करदा ऑर्डर में, मेरे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस ने जो क्लिंटन साहब ने शुरू किया और उसके नतीजे में रीजनलिज्म को स्टेपिंग स्टोन ग्लोबलाइजेशन का करार दिया, पावर एमर्ज हो गई हैं। आई एम नॉट द ओनली पावर। चाइना तरक्की कर रहा है, चाइना तेजी से आगे जा रहा है, मेरी इकोनॉमी डाउन जा रही है, टेक्नोलॉजीज में एडवांस कर गया है, स्पेस में 2030 में उसकी मोनोपोली आ जाएगी। अब इस ऑर्डर को रखना ही नहीं है जिस पे चाइना रूल कर सके।
तो क्योस उनके फेवर में जा रहा है। अच्छा, इसमें जो अलायंस है अमेरिका, इंडिया, इजराइल, मैं हमेशा कहता हूं, बड़ा ओपनली कहता हूं, मुझे लोग कहते हैं आप अमेरिका पे खुल के क्रिटिसिज्म करें, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। जब तक अमेरिका ने फाउंडिंग फादर्स की फिलॉसफी पे अमल किया है, वो डोमिनेंट पावर बने दुनिया के अंदर। द मोमेंट उसको छोड़ा है, अमेरिका पीछे हटना शुरू हो गया है। अब जो इस वक्त ग्रेट अमेरिका, ग्रेटर इजराइल, अखंड भारत, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स और यहाँ पे अखंड भारत की जो हिंदुत्व, जिसको मैं मुदित्वा कह रहा हूँ, वो पॉलिटिक्स, या चाणक्य स्कूल ऑफ थॉट और वहाँ से जोशवा फिलॉसफी, इनका गठजोड़ है। मकासद तीनों के अलग हैं। ईरान के केस में अलग हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान चाइना को ऑयल न दे। ये तो इंडिया चाहता है कि चाइना का सीपैक डिस्टर्ब हो। बिल्कुल ऐसे। इजराइल चाहता है कि ईरान की मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, रेजिस्टेंस फोर्सेज ये खत्म हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ ईरानियों से भी कि ट्रंप वो है जिसके साथ आप डील कर सकते हो। तो लिहाजा ट्रंप का वो मकसद नहीं है जो इजराइल का मकसद है। और यही बात मेरे ख्याल है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब ने किसी हद तक बड़ी कामयाबी से उसको मैनेज भी किया है। तो लिहाजा इस वक्त जो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है, उसमें यह नज़र आ रही है कि ईरान को सरे दस्त तो कोई ख़तरा नहीं है। ठीक बात। और ये जो पैराडाइम जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इस पैराडाइम के तहत अमेरिका यहाँ पे क्योस चाहेगा, इंडिया यहाँ पे क्योस चाहेगा, बिकॉज इंडिया का मकसद ये है कि पाकिस्तान इस रीजन में ऑप्शन ना हो, सिर्फ इंडिया ऑप्शन के तौर पे देखा जाए। इजराइल चाहेगा कि खित्ते मिडिल ईस्ट के अंदर वही हो, उसके मुकाबले में कोई भी नहीं खड़ा हो। तो मैं समझता हूँ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स की वजह से यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है डॉक्टर साहब, मेरा नुक्ता वो था कि देखिए वो डिसेबिलिटी तो अभी भी मौजूद है। जो कतखने जो जिस जंग का महाज खोला गया था, जिस खातिर के लिए, जिन मुहर्रिकात के लिए, देखिए 9/11 एक सिग्निफिकेंस थी और वो शायद तारीख में हमेशा रहेगी, आज भी उसकी अहमियत होगी उस जगह। लेकिन वो पत्थर के दौर की बात हमसे भी कही गई थी, तो हमने डर के कुछ हालात के साथ मुआहदे किए। लेकिन जहां आपने तब्दीली लानी थी, जहां अमेरिका तब्दीली लाना चाहता था, वो तब्दीली तो कहीं नहीं है। यानी अफगानिस्तान का मकामी मसाइल, उसके बहरान, उसकी इकोनॉमी, उसकी मुआशरत, वहाँ की तालीम का मिजाज, वहाँ औरतों के ऊपर पाबंदियाँ, आज भी उसी तरह सर काटना, वो सब तो वैसे ही चल रहा है ना। मतलब what they can get it, I mean, क्या हासिल किया सना 2000 जब ये 9/11 हो गया ना, पीयू सेंटर ने 2004-05 के अंदर सर्वे किया मिडिल ईस्ट के अंदर कि आप एंटी अमेरिकन क्यों हैं। उनका जो जवाब था ना मेजॉरिटी का, वो ये था कि वी वांट अमेरिकन सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट दीज आर अमेरिकन्स हु आर सपोर्टिंग डिक्टेटर्स। हम अमेरिकन जैसी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, लेकिन अमेरिकन्स यहाँ डिस्टेबलाइज कर देते हैं सारी चीज़ों को, प्रॉस्पेरिटी नहीं आती। अमेरिकन पैटर्न ये है, सीरिया में जाके एब्रप्टली पीछे, लिबिया में जाके एब्रप्टली पीछे, इराक में जाके एब्रप्टली पीछे, अफगानिस्तान, क्योस, अगेन आई वुड से क्योस, उनके नज़र में क्योस। अच्छा, आ जाते हैं 4 मैं आपके सामने एविडेंसेस या 3 रख देता हूँ। देखें, हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस के अंदर रिकॉर्ड के ऊपर स्टेटमेंट दी थी कि ये जो तालिबान हैं ये तो मुजाहिदीन थे हमारे लिए, हमने इनको बनाया। यस, यू आर राइट। ठीक है। इसके बाद शर्मीन ने एक स्टोरी लिखी क्रेडल के अंदर कि जो दाइश है, ISIS, उनको किस तरह एयर लिफ्ट किया गया और किसने एयर लिफ्ट किया सीरिया से अफगानिस्तान के अंदर। और फिर अब तो ये रिकॉर्ड नाम मिले ना, लोगों ने स्टोरी नहीं पढ़ी होगी। अमेरिका एग्जैक्टली। और उसके साथ ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इजराइलियों ने भी तस्लीम किया है कि इनके इलाज हमारे यहाँ होते रहे थे। ये उनकी जो जेरूशलम पोस्ट है उसके अंदर ये रिकॉर्ड के ऊपर है। सही। जैक सलिवन ने, जब हिलरी क्लिंटन ने सवाल उठा रही थी, उसने ईमेल किया हिलरी क्लिंटन को, उसने कहा कि ये जो अलकायदा है ये हमारा एसेट है। एसेट क्यों है मुझे आप बताएं। दाइश ने इराक में हमला किया, सीरिया में हमला किया, ईरान पे हमले की बात करते हैं, अफगानिस्तान में किया, पाकिस्तान के अंदर करते हैं, कभी इजराइल पे किया नहीं किया। इसका मकसद क्यास कहां चाहते हैं? मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। बिकॉज क्यास होगी तो डिपेंडेंसी होगी अमेरिका में, सेल्फ रिलायंस नहीं होगी, हार्मोनी होगी। ये तो शुक्र करें पाकिस्तान, चाइना और ईरान और सऊदी अरब का रिप्रोचमा हो गया। अदरवाइज आप बिलीव करें जितना हमने नुकसान किया इस खत्ते का। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, अमेरिका स्टिल मैटर करता है और स्टिल मेजर डोमिनेंट पावर है, डोमिनेंट थीम इंटरनेशनल रिलेशंस पे। लेकिन नाउ दिस इज द टाइम, डू नॉट पुट ऑल एग्स इनटू द बास्केट ऑफ वन पावर, ईदर इट इज चाइना और अमेरिका और रशिया। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द एनालिसिस। गुफ्तगू आज हमने करने की कोशिश की इस पर्सपेक्टिव में कि जो हालिया आलमी मंजरनामा है इसमें पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो सकती है और बाकी जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।